हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज मैं एक ऐसा केस लेकर आपके सामने आई हूं जिसमें एक व्यक्ति ने बहुत सारे बच्चों की हत्या की थी। ना सिर्फ बच्चों की बल्कि एडल्ट्स की भी इसमें हत्या की गई थी। लेकिन जिस तरह से बच्चों के साथ क्राइम किया गया था उसके कारण ये केस बहुत ज्यादा हीनियस हो जाता है। ये केस है थाईलैंड का और ये हुआ था 2022 में। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से एक रीसेंट केस है। इस हॉरिफिक इवेंट में 24 बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी और बहुत सारे एडल्ट्स ने भी। इसके अलावा बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस घटना में कुल मिलाकर 36 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ये एक इस तरह का केस था जिसमें खुलेआम गन का इस्तेमाल हुआ था। हालांकि एशिया की ज्यादातर कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट गन रेगुलेशन लॉज हैं, लेकिन किसी ऐसी कंट्री में जहां पर इतने स्ट्रिक्ट लॉज हों, इस तरह की घटना होना अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्य की बात थी। तो ये मैसेकर क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजंस थे, ये सारी बातें आज मैं इस केस में आपको बताने वाली हूँ। वैसे ये केस नांगवा लामफू मैसेकर के नाम से मशहूर है। सबसे पहले मैं आपको पान्या खामराप के बारे में बताना चाहूंगी। ये जो व्यक्ति था, इसका एक बहुत ही डिफिकल्ट चाइल्डहुड था। बताया जाता है कि इसका बचपन कुछ खास अच्छा नहीं बीता था। उसके सामने बहुत सारे पर्सनल चैलेंजेस थे। इसके अलावा जब ये अपने हाई स्कूल में था तब इसको ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई थी। इसके डिफिकल्ट चाइल्डहुड के बारे में तो हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता चला है कि इसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था। पान्या ने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया था, लेकिन बताया जाता है कि एकेडमिकली वो काफी सक्सेसफुल था। उसने रामकांगहांग यूनिवर्सिटी से लॉ डिग्री ली थी और पढ़ाई में काफी अच्छा था। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो इमोशनल मैनेजमेंट नहीं कर पाता था। उसके साथ बहुत सारे इश्यूज थे और वो थे इसके टेम्पर को लेकर। उसको कभी भी अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था, किसी भी बात पर गुस्सा आ जाता था, और इसके बदले जो उसका रिएक्शन होता था वो बहुत ज्यादा वॉयलेंट होता था। हम कह सकते हैं कि पान्या की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। लोग अगर उसके साथ रहते थे तो उसको समझ नहीं पाते थे। वो डेंजरसली वोलेटाइल था। लेकिन फाइनली जो पान्या था उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली, यानी कि वो कामयाब हो गया पुलिस फोर्स में आने के लिए। हालांकि बाद में इन सारी चीजों के ऊपर भी बहुत ज्यादा सवाल उठे। उसको ड्रग्स को लेकर इश्यूज थे, उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा था, उसकी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। फिर वो पुलिस फोर्स में आया कैसे? क्योंकि पुलिस फोर्स में आने से पहले बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। इनका एटीट्यूड टेस्ट किया जाता है। लेकिन पता नहीं कैसे उसे एज अ पुलिस ऑफिसर भर्ती कर लिया गया। बाद में पानिया ने शादी भी कर ली। इनका अपना कोई बच्चा नहीं हुआ तो उसने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया था, जो कि इस केस के होने तक 2 इयर्स ओल्ड हो चुका था। लेकिन इसकी शादी के बारे में बताया जाता है कि इसकी जो शादी थी वो बहुत ज्यादा ट्रबल्ड थी। इनकी शादी में भी प्रॉब्लम चल रही थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि पान्या का गुस्सा बहुत ज्यादा था। यह भी बताया जाता है कि इसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, और ये चल रहा था कैरियोके बार की एक एम्प्लॉय के साथ। ये जो एम्प्लॉय थी ये भी एक ड्रग एडिक्ट थी, और अभी तक भी पान्या लगातार ड्रग्स ले रहा था। और जबकि वो एक पुलिस ऑफिसर था तब भी वो सारे के सारे कानून तोड़ रहा था। हालांकि ये भी बताया जाता है कि शायद इसके कुछ ऑफिसर्स को ये बात पता थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इस बात को इग्नोर कर दिया था। ऐसा बताया जाता है कि पान्या का बिहेवियर बहुत ज्यादा लापरवाह था। वो खुलकर ड्रग्स ले रहा था, बहुत ज्यादा शराब पी रहा था, और भले ही वो पुलिस क्वार्टर्स में रह रहा था, यानी कि पुलिस कॉलोनी में रह रहा था, उसके बाद भी वो अपने क्वार्टर पर खुलेआम पार्टी करता था और ड्रग्स वगैरह को यूज करता था। ऐसा लगता था कि उसको किसी की भी परवाह नहीं है। उसके सारे के सारे कलीग्स इन बातों को नोटिस करते थे, लेकिन वो जनरली इसको अवॉइड करते थे। उन्हें पता था कि पान्या से पंगा लेना ठीक नहीं है, उनकी खुद की सेफ्टी खतरे में पड़ सकती है। वो उससे बात करने में भी कतराते थे। लेकिन धीरे धीरे पान्या को यह लगने लगा कि ये लोग मुझसे डरते हैं, और वो इन लोगों को और ज्यादा डोमिनेट करने लगा। वो लगातार कानूनों को तोड़ता जा रहा था, वहां के रूल्स को इग्नोर कर रहा था, और हर किसी की डिसरेस्पेक्ट कर रहा था। वो अक्सर अपने दोस्तों को लेकर अपने घर आ जाता था, डॉर्मेट्री में आ जाता था जो कि पुलिस डॉर्मेट्री थी, और वहां बैठकर ये लोग शराब पीते थे और जोर जोर से बातें करते थे। अगर कोई भी इसको रोकता था तो ये उसको कन्फ्रंट करने लगता था, उससे बहुत ज्यादा लड़ने लगता था। अब धीरे धीरे अपना ये वॉयलेंट बिहेवियर ये बाहर भी दिखाने लगा। इसके ऊपर इल्जाम लगा था कि एक बार ये एक बैंक में गया था
और वहां पर इसको बैंक मैनेजर का काम करने का तरीका पसंद नहीं आया, तो इसने वहां पर अपनी गन निकाल ली और बैंक मैनेजर को धमकाने लगा कि मैं तुमको गोली मार दूंगा। इसकी उसने रिपोर्ट कर दी थी बाद में। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि ये अपनी गन से कई बार स्ट्रे एनिमल्स को गोली मार दिया करता था बिना किसी रीजंस के कि ये सड़क पर आवारा क्यों घूम रहे हैं। हम कह सकते हैं कि बेसिकली वो एक एंग्री मैन था, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, बिना किसी कारण के गुस्सा आता था। और जब ये गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया और ये बार बार अपनी गन निकालने लगा, तो फाइनली इसके सीनियर ऑफिसर्स ने इसकी गन सीज कर ली, यानी कि इससे इसकी गन ले ली गई, क्योंकि ये पाया गया कि इसके पास गन होना इसके लिए और बाकी लोगों के लिए भी खतरनाक है। ऐसा बताया जाता है कि 2021 आते आते तक इसका ड्रग यूज बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके साथ ही पुलिस ऑफिसर्स को ये सारी बातें पता थी, लेकिन फाइनली जनवरी 2022 में इसको अरेस्ट कर लिया गया और इस पर ड्रग एब्यूज के चार्जेस लगाए गए। पान्या ने कभी भी इन चार्जेस से इनकार नहीं किया और उसने ये एडमिट किया कि हाँ, मैं ड्रग्स यूज करता हूँ। उसने ये भी बताया कि मैं अपनी युवा अवस्था से इन ड्रग्स को यूज कर रहा हूँ और मेरे को इनकी आदत पड़ चुकी है। इसके पास जो भी ड्रग्स वगैरह पाई गई थी उनको सीज कर लिया गया। फाइनली इसको छोड़ तो दिया गया, लेकिन इसका एज अ पुलिस ऑफिसर करियर खत्म हो चुका था और ये हुआ था जून 2022 में। इसको डिसमिस कर दिया गया। इसको फिलहाल छोड़ तो दिया गया था, लेकिन इसके ऊपर से चार्जेस नहीं हटे थे। इसका ट्रायल अभी भी पेंडिंग था। इसका ट्रायल शेड्यूल हो चुका था 7 अक्टूबर 2022 के लिए। अब जब पान्या को नौकरी से डिसमिस कर दिया गया, तब उसको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होने लगी। उसके पास पैसा नहीं था, वैसे भी वो इतनी ज्यादा अय्याशी करता था कि उसके पास कोई भी सेविंग्स नहीं थी और उसको कोई भी दूसरी जॉब नहीं मिल रही थी। जब भी वो किसी जॉब के लिए जाता था, उसकी ड्रग यूज की हिस्ट्री सामने आ जाती थी और कोई भी उसको जॉब नहीं देता था। उसने एक बार एक डे केयर में भी अप्लाई किया। इस डे केयर का नाम था उटाई सवान टेम्बोन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जैसे ही इन ऑर्गेनाइजेशन वालों ने इसकी सारी की सारी हिस्ट्री देखी, इसका बैकग्राउंड चेक किया, तो उन्होंने तुरंत ही इसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। अब ये जॉब के लिए तो स्ट्रगल कर ही रहा था, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी कर ही रहा था, लेकिन साथ ही इसकी शादी और ज्यादा क्रम्बल्ड होने लगी थी। ये लगातार अपनी वाइफ से लड़ता रहता था। इनके घर में लगातार आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते थे और ये आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा लाउड होते थे। इनके सारे पड़ोसियों को बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता था। जिस दिन ये सारे ट्रेजिक इवेंट्स हुए आगे चलकर, उस दिन बताया जाता है कि पान्या का अपनी वाइफ से बहुत जोरदार झगड़ा हुआ था और उसका जो वोलेटाइल माइंड था वो शायद और ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। अब उसने कुछ करने की अपने मन में ठान ली थी। उसने अपनी वाइट टोयोटा पिकअप निकाली। उसने बिल्कुल साधारण कपड़े पहने हुए थे, नॉर्मली एक जीन्स और एक टी शर्ट। उसको देखकर कुछ भी सस्पिशियस नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पास बहुत सारे हथियार थे। उसके पास एक बैग था जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ नाइफ्स भरे हुए थे। इसके अलावा उसके पास एक शॉटगन थी और एक 9 मिलीमीटर्स की भी गन थी। अब वो उसी नर्सरी में पहुंचा जहां पर उसने जॉब के लिए पहले अप्लाई किया था और जहां पर उसका अपना खुद का बेटा भी पढ़ा करता था, या हम कह सकते हैं कि दिन भर रहा करता था। वो एक नर्सरी थी, उसमें बच्चे पढ़ने या टाइम स्पेंड करने आते थे। ये उस नर्सरी के अंदर घुसा। सबसे पहले उसने पाया कि वहां पर एक व्यक्ति और उसका एक छोटा सा बच्चा मौजूद है। उसने सबसे पहले उन्हीं के ऊपर अटैक किया और ये उसके पहले 2 विक्टिम थे। इसने इन दोनों को वहीं पर गोली मार दी। अब जितने भी बच्चे इस नर्सरी के अंदर मौजूद थे, उनका लंच ब्रेक चल रहा था। उनमें से कुछ बच्चे अपने अपने बिस्तरों पर सो रहे थे और उस समय 6 स्टाफ मेंबर्स ड्यूटी पर थे। जब उन्होंने पान्या के इनिशियल अटैक्स की आवाजें सुनी, यानी कि गोलियां चलने की, तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद आसपास कोई पटाखे छुड़ा रहा है। उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा कि ये गोलियों की आवाज भी हो सकती है। उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि जल्दी ही आगे क्या होने वाला है। अब बाहर उस व्यक्ति और उसके बेटे को गोली मारने के बाद पान्या ने चाइल्ड केयर सेंटर के अंदर एंटर किया। उसके हाथ में एक लोडेड गन थी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस समय लंच टाइम चल रहा था, जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे और जितने भी बच्चे थे वो आराम से इस ब्रेक को एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक से जब पान्या अंदर दाखिल हुआ उस गन को हाथ में लेकर, तो वहां पर तुरंत ही पैनिक फैल गया। लोग इधर उधर भागने लगे।
लेकिन पान्या को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसने तुरंत ही भागते हुए लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसके अलावा उसके हाथ में चाकू भी था, जिससे वो लोगों को स्टैब भी करता जा रहा था। जो कोई भी उसके रास्ते में आ रहा था उसको चाकू मार रहा था और गोलियां मार रहा था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि रास्ते में कोई आदमी आ रहा है, कोई औरत आ रही है या कोई बच्चा है। वहां पर जो 6 स्टाफ मेंबर्स ड्यूटी पर थे, उनमें से 5 की इसने तुरंत ही हत्या कर दी और उनमें से एक महिला 8 मंथ्स प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। डे केयर के आसपास रहने वाले लोगों ने भी गन शॉट्स की आवाजें सुनी, चीखने की आवाजें सुनी। वो लोग अलर्ट भी हो गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि वो वहां पर आ सके और लोगों को बचा सके, क्योंकि वो लोग भी बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। इसका जो वायलेंट अटैक था वो जारी रहा। जो स्टाफ मेंबर अपनी जान बचाकर वहां से भाग सका वो वहां से भाग गया, और कुछ और लोग जो कि बाहरी लोग वहां पर मौजूद थे, उनमें से भी कुछ लोग वहां से भागने में कामयाब रहे। लेकिन ऐसे बच्चे जो कि आराम से उस नर्सरी में सो रहे थे, वो इसका अगला शिकार बनने वाले थे। ये बच्चे जिस नर्सरी रूम में सो रहे थे वो लॉक्ड था। हो सकता है कि किसी स्टाफ मेंबर ने इसको लॉक कर दिया हो पान्या को देखकर, लेकिन उसने तुरंत ही उस ताले को तोड़ दिया। वो अंदर घुस गया और उन सोते हुए बच्चों के चेहरे पर इसने जोर जोर से चाकू मारे, उनके चेहरे बिगाड़ दिए और उसके बाद उनको गोलियां भी मारी, और ये गोलियां इन बच्चों के सर पर मारी गई। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि अपने घर जल्दी चले जाया करते थे, लेकिन उस दिन स्पेशली वो बच्चे स्कूल में मौजूद थे, क्योंकि उस दिन मौसम बहुत ज्यादा खराब था, बारिश भी हो रही थी और ये चेतावनी आ रही थी कि और ज्यादा बारिश हो सकती है। इसके अलावा स्कूल की बस में भी कुछ इश्यू आ गया था, वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। इस कारण भी कुछ बच्चों को वहां पर रुकना पड़ा था। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि यहाँ पर पान्या अपने अडॉप्टेड बेटे को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन जब उसको अपना बेटा वहां पर कहीं भी नहीं मिला तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, और इस गुस्से को वो कंट्रोल नहीं कर पाया। अब पता नहीं ये बात सच है या नहीं है, क्योंकि पान्या का बेटा, बाद में तो यही पता चला कि वो अपने घर में ही मौजूद था। पान्या ने उस नर्सरी में सोते हुए 20 बच्चों के ऊपर अटैक किया, और वो 20 के 20 बच्चे अनफॉर्चुनेटली मारे गए। इस अटैक में उस दिन 19 बॉयज और 3 गर्ल्स मारी गई थी, यानी कि बच्चे मारे गए थे। इस डे केयर सेंटर में कुछ बच्चे और कुछ एडल्ट्स ऐसे भी थे जिन्होंने छुपकर अपनी जान बचाई। वो बस समय गुजरने की प्रतीक्षा कर रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन आसपास के लोगों ने तुरंत ही पुलिस को अलर्ट कर दिया था। पुलिस ने बहुत सारे ऑफिसर्स को वहां पर तुरंत ही भेज दिया था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पुलिस वाले यहाँ पर करीब 2:30 PM पर पहुंचे, लेकिन पान्या यहाँ से ऑलरेडी जा चुका था। जब पुलिस वाले उस क्राइम सीन पर पहुंचे, उन्हें वहां पर बच्चों की छोटी छोटी बिखरी हुई बॉडीज मिली और बहुत सारे ट्रॉमेटाइज सर्वाइवर्स मिले। इन आई विटनेसेस ने बताया कि जो व्यक्ति वहां पर आया था वो पान्या था, और इतना बड़ा कांड करने के बाद वो आराम से चलता हुआ अपनी गाड़ी तक गया। उसके चेहरे पर कोई भी रिमोर्स नहीं था, वो बिल्कुल शांत नजर आ रहा था। वो वहां से गाड़ी चलाता हुआ बाहर निकल गया और उसके बाद इनको पता नहीं था कि वो कहाँ गया। जब पेरेंट्स को पता चला कि किस तरह से उस नर्सरी में उनके बच्चों की बिना किसी कारण के हत्याएं कर दी गई हैं, तो वो हैरान रह गए। उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। वो वहां पर आए, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। बहुत सारे लोग इस सीन को देखकर वहां पर बेहोश होकर गिर गए और उनको भी हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इतना ज्यादा निर्मम भी हो सकता है, इतने छोटे छोटे बच्चों को मार सकता है। अब पान्या की तुरंत ही तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस की 2 टीम्स बना दी गई, जो कि एक तो पान्या के पीछे गई उसको ढूंढने के लिए, और दूसरी यहीं पर रुककर बच्चों की बॉडीज वगैरह संभालने लगी। लेकिन पान्या का मन अभी भी भरा नहीं था। वो अभी भी लगातार अपने विक्टिम्स को ढूंढ रहा था, और अब वो सड़क पर अपना अगला कारनामा करने वाला था। वो इस समय अपनी गाड़ी में था। वो सड़क पर जो भी मोटरसाइकिलिस्ट थे उनको टक्कर मारने की कोशिश कर रहा था। वो अभी भी लोगों की हत्याएं करना चाहता था। वहां से एक लड़की भी गुजर रही थी, वो भी अपनी मोटरसाइकिल में थी। उसने बाद में बताया कि वो टोयोटा पिकअप चलाने वाला आदमी जानबूझकर लोगों की मोटरसाइकिल में टक्कर मार रहा था। उसने वहीं पर टक्कर मारकर वहीं पर 2 लोगों की इंस्टेंट हत्या कर दी थी। उसके बाद वो तेजी से गाड़ी चलाता हुआ वहां से भाग गया था। ये लड़की काफी तेज गाड़ी चलाती हुई काफी दूर निकल गई थी और वहां से इस गाड़ी को देख रही थी। नहीं तो उस दिन पान्या उसकी गाड़ी को भी 100% टक्कर मारता, क्योंकि जो भी रास्ते में आ रहा था
उसकी गाड़ी को टक्कर मारा था। जब पान्या एक दूसरी सड़क से गुजरा तो उसने रास्ते में रैंडम लोगों के ऊपर शूट करना शुरू कर दिया। एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं है, लेकिन यह रिपोर्ट किया गया था कि 7 to 11 लोगों को इसने वहां पर शूट करके मार दिया था, जिसमें एडल्ट्स भी थे और बच्चे भी शामिल थे, यानी कि सड़क पर भी बच्चों को टारगेट कर रहा था। फिर पानिया वहां से भी भाग गया। जितने भी घायल लोग वहां पर मौजूद थे उनको उठाकर इमरजेंसी रूम में पहुंचाया गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया, वहां पर उनका इलाज किया गया। इनमें से कई सारे लोगों को बचा लिया गया, लेकिन जिनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था। अब जो पान्या था वो अपनी गाड़ी बैक करके 3 किलोमीटर चलाकर वापस अपने घर पर पहुंचा। घर आने के बाद भी वो बिल्कुल शांत नहीं था। सबसे पहले उसकी जो गाड़ी थी, यानी कि उसका पिकअप ट्रक, उसमें उसने आग लगा दी। अब पता नहीं ऐसा उसने क्यों किया, पता नहीं वो सबूत मिटाना चाहता था या अभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। अभी भी वो बहुत ज्यादा वॉयलेंस से भरा हुआ था। वो घर के अंदर गया। अंदर उसकी वाइफ और उसका 2 साल का अडॉप्टेड सन मौजूद था। उनको देखकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अपनी वाइफ को भी उसने गोली मार दी और अपने 2 साल के बच्चे को भी। उसको उन दोनों के ऊपर भी बिल्कुल दया नहीं आई। फाइनली ये सब कुछ करने के बाद उसने अपने ऊपर भी गन तानी और अपनी भी जान ले ली। इस तरह से इन ट्रेजिक इवेंट्स का अंत हुआ। जब ये घटना वायरल हुई, जब लोगों को पता चला, तो बहुत ज्यादा लोगों के अंदर गुस्सा था, क्योंकि ये जो भी कांड था ये एक एक्स पुलिस ऑफिसर ने किया था। ये अपने आप में बहुत ज्यादा शॉकिंग था। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर लोगों के सामने आए। उन्होंने अपना बहुत डीप दुख व्यक्त किया और साथ ही उन्होंने तुरंत ही ऑर्डर दिया कि पान्या को पकड़ा जाए और पकड़कर उससे पूछताछ की जाए कि उसने ऐसा क्यों किया था। वो पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे, लेकिन तुरंत ही ये पता चल चुका था कि पान्या ने अपनी भी जान ले ली है और इस तरह से उसने इस केस को यहीं पर एक तरह से खत्म कर दिया था। लेकिन देखा जाए तो इस केस को कोई भी क्लोजर नहीं मिला था, क्योंकि उसने ऐसा क्यों किया ये बात आज भी एक राज है। किसी को भी पता नहीं है कि उसने इतना जघन्य कांड आखिर किया क्यों। पहले पहले तो इस घटना के बहुत सारे फोटोज, बहुत सारे वीडियोस वायरल हो गए थे, लेकिन जल्दी ही इन सबके ऊपर बैन लगा दिया गया ताकि विक्टिम्स की फैमिलीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। बाद में जितने भी सर्वाइवर्स थे या विक्टिम्स के फैमिली मेंबर्स थे उनकी थेरेपी कराई गई, साइकेट्रिक थेरेपी भी कराई गई। वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो चुके थे। इसके अलावा जितने भी डे केयर्स थे उनको टेम्परेरी बंद कर दिया गया। यूनिसेफ के स्पोक्स पर्सन ने भी इस घटना को कंडेम किया और साथ ही एम्फेसाइज किया कि जितने भी डे केयर्स होते हैं और स्कूल्स होते हैं उनको और ज्यादा सेफ होना चाहिए। वो बच्चों के लिए एक स्वर्ग की तरह होने चाहिए और उनकी सिक्योरिटी की और ज्यादा व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि गन ओनरशिप पर और ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून होने चाहिए और ड्रग एब्यूज का भी वो और ज्यादा ध्यान रखेंगे, उसके लिए भी और ज्यादा कड़े कानून बनाएंगे। जो थाईलैंड के किंग हैं उन्होंने फैमिलीज को कंडोलेंसेस दी, उनसे मिले, साथ ही हॉस्पिटल गए। उन्होंने वहां पर लाशों का भी मुआयना किया और साथ ही जितने भी सर्वाइविंग विक्टिम्स थे उनसे भी मिले। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी मेडिकल खर्चा आएगा वो उसको उठाएंगे और साथ ही सारे परिवारों को मुआवजा देंगे। लेकिन अब कोई भी कंडोलेंसेस या कोई भी मुआवजा विक्टिम्स की फैमिली के लॉस की भरपाई नहीं कर सकते हैं। उनको जो घाव मिला है वो जिंदगी भर उसकी पीड़ा को महसूस करेंगे। उनके बच्चे किसी भी तरीके से वापस नहीं आ सकते। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके बच्चों के साथ स्कूल में इतनी बड़ी घटना भी हो सकती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उनको कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि उनके बच्चों की हत्याएं आखिर की क्यों गई, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि पान्या ने खुद की भी जान ले ली थी, इसलिए ये केस एक तरह से अनसॉल्व्ड ही रह गया। इसको कोई भी क्लोजर नहीं मिला। विक्टिम्स की फैमिलीज को कोई भी आंसर्स नहीं मिले। वो अभी भी कहीं ना कहीं इसी ट्रॉमा में है कि आखिर उनके बच्चों के साथ ऐसा हुआ क्यों। उनके बच्चों की तो कोई गलती ही नहीं थी। जितने भी लोगों को इसने मारा उनकी उम्र थी 3 इयर्स से लेकर 69 इयर्स तक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पान्या ने 6 स्टाफ मेंबर्स में से 5 की हत्या कर दी थी। उनमें से एक टीचर की बॉडी को जब उठाया गया तो यह पाया गया कि उस टीचर ने उस समय भी एक बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। शायद वो उसको बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पान्या को बिल्कुल भी किसी के ऊपर भी दया नहीं आई और उसने उस टीचर और उस बच्चे दोनों को गोली मारकर वहीं पर मार डाला।
तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि पान्या ने इन बच्चों को क्यों मारा होगा। प्लीज वीडियो को एक एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे ऐसा लगे कि इस तरह की स्टोरीज मुझे आगे भी लानी चाहिए। साथ ही हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।